अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम नैरेटेंस का बैच नंबर 22 है और लेक्चर नंबर 7 है। आवाज़ पहुँच रही है सब लोगों को? मेरी आवाज़ जा रही है आप तक? किसी को भी नहीं जा रही है? जी हाँ। जी आ रही है। आज 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन होगा। एक कहलाता है डॉक्टराइन ऑफ ऑल, दूसरे का नाम है डॉक्टराइन ऑफ रद और तीसरे का नाम है डॉक्टराइन ऑफ यूनिटी। डॉक्टराइन ऑफ यूनिटी, दूसरा नाम है डॉक्टराइन ऑफ AWL ऑल और तीसरा नाम है डॉक्टराइन ऑफ रद, RADD। इसको हम RETURN रिटर्न भी बोल सकते हैं। और ये रा के ऊपर जबर है और दाल के ऊपर तशदीद है, रद्द। ऑल को लिखा जाएगा एन, वाव और लाम, ऑल। ये जो रूल्स थे हजरत उमर और रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में दिए गए। एक रूल ये डॉक्टराइन ऑफ ऑल और डॉक्टराइन ऑफ रद। तीसरा रूल का नाम मैंने डॉक्टराइन ऑफ यूनिटी दे दिया, चूंकि 3 केसेस ही एग्जिस्ट करते हैं। एक जो केस है वो एग्जिस्ट करता है डॉक्टराइन ऑफ यूनिटी कब होगा। याद रहे ये तीनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं, डॉक्टराइन ऑफ यूनिटी, डॉक्टराइन ऑफ ऑल एंड डॉक्टराइन ऑफ रद, ओनली बिलोंग्स टू द प्राइमरी ईयर्स। प्राइमरी ईयर्स मतलब जबिल फरूज, जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं, मुकर्रर हैं कुरान करीम में। इफ ओनली प्राइमरी ईयर्स आर प्रेजेंट, केवल ही प्राइमरी ईयर्स मौजूद हों तभी ये केसेस एग्जिस्ट करेंगे। सेकेंडरी से इनका कोई लेना देना नहीं है। जितने भी सवालात या क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं उनमें हमने सब में एलसीएम निकालना सीखा है और सबके अंदर न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर की शक्ल आई है या फ्रैक्शनल में P/Q का टर्म आया हुआ है। 1/2, 24/24 या जो वट एवर जो भी आया हुआ है। अब यहाँ डॉक्टराइन ऑफ यूनिटी कब होगा? जब ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करे जब न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर बराबर 1 के हो जाए तो उसको डॉक्टराइन ऑफ यूनिटी कहा जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि केवल एडिशन और सम ऑफ फ्रैक्शनल शेयर ऑफ प्राइमरी ईयर्स, ये थंब रूल आपने याद रखना है पूरी लाइफ में। जब कभी भी
ऐसे हजरात जिनके हिस्से शरीयत ने फिक्स्ड कर दिए हैं, मुकर्रर कर दिए हैं, अगर उनके हिस्सों का जोड़ न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर, चूंकि इसी शक्ल में सारे के सारे मौजूद हैं, वो अगर बराबर वन किया जाता है तो उसको डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिटी कहा जाएगा। और अगर एडिशन ऑफ सम ऑफ फ्रैक्शनल शेयर ऑफ प्राइमरी ईयर्स, यानी न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर एक से ज्यादा हो जाए तो क्या कहलाएगा? ऑल कहलाएगा। और तीसरा केस, जब कभी भी सारे ही प्राइमरी ईयर्स का एडिशन, फ्रैक्शनल एडिशन, न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर लेस देन वन हो जाए तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ रद्द कहलाएगा। ये दोनों रूल, ऑल का रूल और रद्द का रूल, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में दिए गए। तो आज इंशाल्लाह इन्हीं के ऊपर सवालात किए जाएंगे। एलएलएम की जब मैं क्लासेस जाके लेता हूँ कॉलेजेस के अंदर, तो सबसे ज़्यादा पेचीदा मसला उनको समझने में ऑल और रद्द के अंदर पेश आता है। अब हम क्लास शुरू करते हैं। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाई सबको? कोई ऐसा कैंडिडेट जिसको ये समझ में ना आया हो जो डेफिनेशन बताई गई है? जी, इट्स क्लियर टू एवरीवन? यस। ठीक। अब इसको हम देखते हैं क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 57 तक अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 58, जविल फरूज मतलब प्राइमरी ईयर्स की बात की जा रही है कि जब कभी विरासत की तकसीम प्राइमरी ईयर्स के बीच हो, सेकेंडरी एग्जिस्ट करता हो डजेंट केयर, उसका मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ प्राइमरी ईयर का एडिशन देखना है। केस वन ही कहता है कि मरने वाले शख्स ने अपने शौहर को छोड़ा है, बच्चे नहीं हैं और एक सगी बहन को छोड़ा है, तो शौहर का कैटेगरी क्या होगा? व्हाट विल बी द कैटेगरी ऑफ द हस्बैंड? अब तो आपको आ जाना चाहिए, एकदम बोलना हाफ। चाहिए, अकेले नहीं होना चाहिए भाई। कैटेगरी पूछी जा रही है, हाफ जब नहीं पूछा जबील जा रहा। फरोज। जबील प्राइमरी ईयर से, फरोज। जबील प्राइमरी ईयर फरोज। से रियल सिस्टर कौन सी कैटेगरी में आएगी? सारे लोग पार्टिसिपेट किया करें भाई, पार्टिसिपेट करेंगे तो बोलने से ही कुछ आता है। ये भी जबील फरोज में जबील आएगी। फुरूज। तो हस्बैंड का शेयर कितना होगा? हाफ। और रियल सिस्टर का? ये सिस्टर का भी हाफ ही होगा। हाफ ही होगा। ये कौन सी आयत करीमा में लिखा हुआ है हस्बैंड का शेयर? कहाँ लिखा हुआ है? 14 12 412, सॉरी 412। ये सूरा अन्निसा में ये 412 में लिखा हुआ है। ये कहाँ लिखा हुआ है रियल सिस्टर का? 4176। 76। तो ये रेफरेंसेस भी याद हों चूंकि ज़रूरी है। तो हस्बैंड प्लस रियल सिस्टर को जब हम जोड़ते हैं, दोनों के ही फ्रैक्शनल शेयर हैं, दोनों ही न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर की शक्ल में है। जब इनको हम एडिशन करते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी हम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये 1 + 1 और ये 2/2, यानी न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर इक्वल टू 1, यानी ये केस ऑफ क्या हो गया? डॉक्टराइन ऑफ क्या हो गया? यूनिटी हो गया। इसमें कोई सेकेंडरी ईयर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, सारे प्राइमरी मौजूद हैं। अगर फर्ज कर लीजिए कि यहाँ पर कोई ऐसा कैंडिडेट हो जाता कि जो कि आपके पास रेसिड्यूरी से बिलोंग करता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पैटर्नल अगर ब्रदर हो जाता, तो रियल सिस्टर और पैटर्नल ब्रदर दोनों एक ही आपके पास लाइन में नहीं हैं, तो ये क्या बनता? असबाबी नफसी ही बनता। लेकिन इसके लिए क्या कुछ बचता पैटर्नल ब्रदर के लिए? इस केस में अगर हस्बैंड और रियल सिस्टर के साथ में पैटर्नल ब्रदर होता तो क्या उसके लिए कुछ आर की वैल्यू बचती? नहीं, आर इज 0। आर जीरो हो जाता। तो जब कभी भी एडिशन हो, चाहे साथ में हो या ना हो, एडिशन ऑफ द प्राइमरी ईयर्स की जो फ्रैक्शनल शेयर की वैल्यू है
वो अगर न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर वन है तो वो केस ऑफ यूनिटी हो गया। तो एक तो इस तरह के सवालात, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस है, देखें यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि इन दैट केस जो अभी हमने किया है पीछे, इसमें अगर ऐसा हो कि मरने वाले शख्स ने, यानी जो वाइफ की डेथ हुई है यहाँ पे, अगर इसने 1 लाख रुपए छोड़े होते तो दोनों के कितने कितने बनते? 50,000 50,000। 50,000। अच्छा, अगर हम हस्बैंड को पहले नंबर पे दे देते और रियल सिस्टर को बाद में देते, या इसको पहले नंबर पे देते रियल सिस्टर को इसको सेकंड नंबर पे देते, तो क्या कोई फर्क पड़ता? 50,000 में से कोई या कोई 1 रुपया कम हो जाता? हाँ जी। नहीं नहीं तो इसका जी। मतलब इन केस ऑफ द यूनिटी, हर एक को अपना प्री डिफाइंड किया हुआ हिस्सा मिल जाता है, चाहे किसी को पहले दो या बाद में दो। बात समझ में आ गई? बट जब इस तरह का केस हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया कि जिसमें प्राइमरी ईयर्स तो मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी एक को देते हैं तो दूसरे का हिस्सा कम हो जाता है। यहाँ वाइफ की डेथ हुई है और कोई बच्चा नहीं है, देन हस्बैंड तो प्राइमरी ईयर्स होगा ऑलवेज, चाहे बच्चे हों के ना हो। रियल सिस्टर दो हैं यहाँ पे, ये भी प्राइमरी ईयर्स हैं। तो शोहर का हिस्सा कितना है? 1/2। रियल सिस्टर का कितना है? 2/3। 2/3। नाउ व्हेन यू विल एडिट द प्राइमरी शेयर, husband then real sister then real sister, 1/2 plus each sister will get the 1/3, then the LCM will be how much? कितना हो जाएगा एलसीएम? 6। 6 हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, कितना हो गया? न्यूमरेटर कितना आया? हाउ मच इन सबको? 7। 7। 7/6। तो क्या रूल बन गया? न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 हो गया। कंडीशन ऑफ ऑल हो गई। तो जब ये केस हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया इस तरह का, तो आप थोड़ा सा परेशान हो गए कि किसको पहले दिया जाए किसको बाद में दिया जाए, दोनों ही तो प्राइमरी ईयर से। तो आपने ये भी फरमाया कि मैं नहीं जानता कि अल्लाह ताला ने किसको पहले मुकद्दम रखा है, किसको प्रेफरेंस दी है। अगर मैं इसको पहले देता हूं तो इसका हिस्सा कम हो जाता है। भाई अगर 50% शौहर को दे दिया जाए तो रियल सिस्टर का कितना बचेगा? रियल सिस्टर 50%। 50%। हाँ। और अगर रियल और सिस्टर्स को पहले दे दिया जाए तो हस्बैंड का कम हो जाएगा, क्योंकि अगर इनको 66.67 दे दिया जाए तो हस्बैंड के लिए कितना बचेगा? 33.33%। तो ये तो बड़ी एक समस्या सी पैदा हो गई कि अगर किसी को एक शख्स पहले आ गया, उसको पकड़ा दिया आधा हिस्सा, फिर दूसरे का कम हो गया, अगर ये आया तो उसका कम हो गया, तो फिर क्या किया जाए? तो आपने जो फार्मूला दिया वो मैथमेटिकल, मैंने अपनी एक नई बुक आ रही है द इनहेरिटेंस इन इस्लाम केस स्टडी, इंशाल्लाह मेरे ख्याल से लगेंगे 7 8 महीने आने में, प्रोसेस में चल रही है। बाकी इसका जो रिसर्च फार्मूला है वो मैं आपको लास्ट क्लास होगी उस दिन शो करूँगा। आपने ये कहा कि इस केस में क्या करना है, थंब रूल आपने दिया कि ये जो वैल्यू है ये क्या है? एलसीएम है। इसको हम क्या बोलते हैं कि हमने एलसीएम लिया है तो डिनोमिनेटर ही। आपने कहा कि रिप्लेस कर दो एलसीएम वैल्यू को न्यूमरेटर से। तो ऐसा करने से क्या होने वाला है?
इसको कैंसिल करो, 7 की वैल्यूज को यहां ले आओ, देन न्यू शेयर क्या हो जाएगा हस्बैंड का, हाउ मच, 3/7। 7। रियल सिस्टर का हो जाएगा 2/7, रियल सिस्टर 1 एंड रियल सिस्टर 2 का 2/7। आपने कहा कि ऐसा करने से क्या होगा कि परसेंटेज ऑफ डिक्रीज हो जाएगा इन इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर। और ये जो मैथमेटिक्स आपने दिया ये मैथमेटिकली प्रूफ्स है, क्योंकि आपने फार्मूले लोगों को नहीं सिखाए, उस टाइम फार्मूले की ज़रूरत नहीं थी अरब कंट्री के लोगों को, उस टाइम पे उनको ज़रूरत थी किसी सॉल्यूशन की, तो आपने जो सॉल्यूशन दिया ये इतना परफेक्ट सॉल्यूशन है कि हर एक का जो डिक्रीज होता है परसेंटेज में वो इक्वल रेशियो के अंदर ही होता है। हस्बैंड का जो बिफोर दी ऑल जो शेयर था वो कितना था, 50%। और टू सिस्टर्स का कितना था, और 66.67. अगर हम आफ्टर ऑल देखते हैं 42.857 डिक्रीज हो गया 85, 28.57। तो आप ये देख रहे हैं कि हर एक रियल सिस्टर का जो शेयर होता है वो कितना होता, 1/3। यानी बिफोर दी ऑल अगर हम देखते हैं जो हिस्से कुरान में मुतय्यन हैं, फिक्स्ड हैं, प्री डिफाइंड हैं, तो कायदे में तो वही जाने चाहिए, बट मसला यहाँ ये पैदा होता है कि अगर हस्बैंड को पहले दे दें तो इसका फिक्स शेयर कहाँ से दें, और दो रियल सिस्टर को फिक्स शेयर दे दें तो हस्बैंड को कैसे दें। तो दैट वाज द इशू टू हाउ टू रिजॉल्व इट। तो आपने इरशाद फरमाया कि एलसीएम को रिप्लेस कर दो न्यूमरेटर से, देन व्हाट विल हैपन, इसका रिजल्ट ये होगा कि हर एक एयर का परसेंटेज ऑफ डिक्रीज हो जाएगा इन इक्वल प्रोपोर्शन में। ये हम क्लास में आखिरी दिन वेरीफाई करेंगे उस फार्मूले से। तो यहाँ पे इसका भी कम हो गया और इसका भी कम हो गया। अब इसको लेमन लैंग्वेज में समझ लीजिए, पहले ही मैंने डिस्कशन किया था या शायद दूसरी क्लास में किया हो, कि यहाँ पर अगर ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल ये एक पिज्ज़ा है या रोटी है जो आपने अपने बच्चों के लिए मंगाई है खाने के लिए। आपके 3 बच्चे हैं, एक बच्चे की जो खुराक है वो आधी रोटी की है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा जो किड है आपका, वो उसकी जो खुराक है वो भी पेट भर के खाता है, 1/4 है। और तीसरा जो किड है वो भी पेट भर के खाता है। ये नाइंसाफी नहीं हो रही है कि भाई हमने एक बच्चे को आधी रोटी दी है, ये नाइंसाफी नहीं है, और एक को ये दी है, इसकी पूरी खुराक हमने दी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 3 किड्स हैं आपके, 1, 2 एंड 3, आपके नेबरहुड में एक बच्चा रहता है, उसने आपके घर के दरवाजे के ऊपर आकर उसने एक बैल बजाई, यहाँ पे उसने नॉक किया, यहाँ पे उसने बैल बजाई, आपने दरवाजा खोला तो पता लगा कि इन बच्चों का एक साथी है जो यहाँ पर आ गया। ये आपके तीनों बच्चे पिज्ज़ा खा रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन ये है कि इसको, ये जो बच्चा आया है इसको कहें कि बेटा आप यहाँ पे बैठ जाइए बस।
और इसको आप खाने के लिए कुछ नहीं देते हैं, और ये देख रहा होता है कि ये तीनों बच्चे खा रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? क्या इस्लामी शरीयत यही कहती है कि आप लोग खाते रहो और पड़ोसी आए उससे पूछो भी मत, उसको कुछ भी मत दो? जबकि ये एक बच्चा है, आपके स्कूल के इस बच्चों के आपके बच्चों के साथ भी स्कूल जाता है। जी, क्या ये ऑप्शन ठीक है? नहीं। नहीं। ऑप्शन नंबर 2, हम ऐसा करें कि इस बच्चे को जो ये आया है, हमारा जो बच्चा आधी रोटी खाता है उसमें से उसकी आधी रोटी तो इसको दे दें, और जो इसका हाफ है वो इस बच्चे को पकड़ा दें। क्या ये दुरुस्त है ऐसा करना? ऐसा करने से क्या आप अपने इन दो औलादों को तरबियत ठीक दे रहे हैं या गलत तरबियत दे रहे हैं? जी, बोले भाई सबको बोले। इक्वल मिलेगा ना, सबको इक्वल मिलेगा इसमें। नहीं, मैं बात कुछ और कर रहा हूं। आपको जो है 1 लाख रुपए मिलने थे और बाकी लोगों को 25-25 हजार मिलने थे। आपके आधे पैसे किसी को दे दिए जाएं, अच्छा लगेगा आपको? और आपके भाइयों के ना दिए जाएं तो क्या ख्याल है? सबका हिस्सा थोड़ा थोड़ा काटना था। वेरी गुड। तो ये दूसरा ऑप्शन भी फीजिबल नहीं है, क्योंकि एक बच्चे की आपने आधी खुराक कर दी और ये बच्चे फुल पेट भर के खा रहे हैं, तो आधा भूखा सोएगा, फिर शिकायत करेगा भाई, कभी ना कभी तो करेगा कि आपने मेरा तो खाना उसको दे दिया था लेकिन इनका तो शेयर नहीं करवाया। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम इसका भी कुछ बाइट लें, इसका भी कुछ यहां से बाइट लें, और इसका भी कुछ यहां से बाइट लें, ये तीनों बाइट में से इसको दे दें। तो क्या ये कुछ दुरुस्त मालूम होता है पहले दूसरे ऑप्शन के रेस्पेक्ट में? जी भाई। जी। लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो परफेक्शन दिया है, वो परफेक्शन ऐसा है कि जितना परसेंटेज आप इसका ले रहे हैं उतना ही परसेंटेज, यानी इसका ले रहे हैं उसका ही इतना भी कम कर रहे हैं, यानी सब में से क्या कर रहे हैं, इक्वल इक्वल परसेंटेज कम कर रहे हैं। तो ये हम देखेंगे मैथमेटिकली प्रूफ के अंदर कि किस तरीके से इसका भी जो हिस्सा रिड्यूस हुआ है वो भी इक्वल प्रोपोर्शन में हुआ है और इसका भी इक्वल प्रोपोर्शन में हुआ है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे, जब मैथमेटिकली देखेंगे तो सब दोनों का ही कम हो गया। अब इसमें ना तो हस्बैंड को ये शिकायत रहेगी कि भाई मुझे जो है कम मिला, और ना इसको शिकायत रहेगी, दोनों को ही कम मिला है इक्वल प्रोपोर्शन में। ये हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो ये ऑल का केस है, ऑल के केस में परसेंटेज डिक्रीज हो जाता है। अब ये एलएल वाली जो लॉयर्स हैं, हम एलएलबी एलएल को पढ़ाने जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। वो ये कहते हैं कुछ लोग कि भाई, और कुछ मुस्लिम हजरात भी कहते हैं नाउजुबिल्ला, कि अल्लाह ताला को पता नहीं था कि ये बढ़ कैसे जाएगा, ये कभी बढ़ना ही नहीं चाहिए, ये तो हमेशा बराबर ही आना चाहिए। तो भाई अगर मरने वाला जो शख्स है, ये कंडीशन एग्जिस्ट कर जाती है, वाइफ है, वाइफ ने अपने पीछे शोहर को छोड़ा है, औलाद नहीं है तो 1/2 उसका हिस्सा है, और 2 बहनें हैं तो इसका हिस्सा 2/3 है। जब इसको जोड़ते हो तो ये वैल्यूज आती है। तो लोगों का कहना ये कि वो जो है इक्वली आना चाहिए, कभी कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहरहाल, जो अक्ल रखते हैं, अक्ल वालों के लिए ही कुरान करीम है, बेअक्ल लोगों के लिए तो है नहीं। जो रूल ड्राइव किए गए हैं उन रूल को मानना है हमने, बहस में नहीं पड़ना है कि ऐसा क्यों किया अल्लाह तबारक ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फैसला कर दिया है कुरान करीम में 4:11 के अंदर, तुम नहीं जानते हो कि कौन आपके लिए बेटर है, क्यों हमने फिक्स किए हैं, क्यों हमने बाउंड्रीज बनाई हैं, तिल का हुदूदुल्लाह हैं, क्यों हमने ऐसा बाउंड्रीज मुकर्रर किया है। हमें रूल्स को फॉलो करना है, जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग करना है। इस तरह की जब पेचीदगी आती हैं, तो जिस टाइम पे हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में ये सॉल्यूशन दिया गया, तो ऐसा नहीं था कि केवल हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ही मौजूद थे उस टाइम पे, बाकी सहाबा भी मौजूद थे। और मेजॉरिटी ऑफ दी जो सहाबा इकराम थे, उन्होंने फॉलो किया उस रूल को जो कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया। यानी उस वक्त से ही ये इजमा चला आ रहा है,
बाकी अकाबरीन उसको फॉलो करते चले आ रहे हैं, स्कॉलर फॉलो करते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये रूल जो है अभी 100 सदी के आपके पास पिछले सदी में ड्राइव हो गया, उससे पिछली में ड्राइव हो गया। 14 साल से यही रूल चला आ रहा है। तो ये ऑल का रूल है, हमें याद रखना है। इसको ऑल बोलेंगे जब कभी भी ये ज़्यादा हो जाएगा, और उसका तरीका सिर्फ सिंपल सा है। एडिशन ऑफ जब प्राइमरी ईयर्स करेंगे, इस एलसीएम को हटाएंगे और इसको यहाँ पे रख दिया जाएगा। अब इसमें चाहें आप जो नदवा से पढ़े हुए एक्सपर्ट हैं इनहेरिटेंस के, उनसे पूछेंगे, उनका भी आंसर यही है। जो अहले हदीस हजरात से उनसे पूछेंगे, उनका भी आंसर यही है। और जो कासमी हजरात हैं देवबंद से पढ़े, उनका भी आंसर यही है। सबका आंसर यही मिलेगा। और इसको आप छोड़िए, जो आपके पास चार थॉट्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मालकी, हम्बी, शाफी और हनफी, सबके अंदर भी यही थॉट्स आपके पास पढ़ाया जाता है। आगे चलते हैं। तीसरा जो रूल है यहाँ पर, केस नंबर 3, यहाँ पे मरने वाले ने अपने पीछे किसको छोड़ा है? वाइफ को, यानी शौहर की डेथ हुई है। वाइफ हमेशा ही प्राइमरी ईयर्स होती है, और जब डॉटर अकेली है तो वो क्या होगी? वो भी प्राइमरी ईयर्स है। वाइफ का हिस्सा कितना होगा? हाउ मच? 1/4. 1/8। 8. और डॉटर का 1/2. 1/2। अब आप इसको जोड़िए, वाइफ प्लस डॉटर, 1/8, 1/2। जिन लोगों ने ढंग से लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा होता है मदारिस से वैसे तो, या कॉलेजेस में, तो वो कन्फ्यूज़न उनको यही रहता है कि भाई वहाँ तो फिक्स्ड हैं और ये बराबर आने चाहिए। एक्सपेंशन ज़्यादातर किताबों में, लॉ की किताबों में भी नहीं है। हाँ, बट डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल और रद्द से मुतालिक कुछ एक्सरसाइज है, ना कि इन डेप्थ है काफ़ी। यहाँ इंशाल्लाह आप पूरा पढ़ रहे हैं। अब ये एलसीएम कितना आ गया? 8 आ गया, दैट इज़ 1। और ये कितना आ गया? 4 आ गया। कितना हो गया? 5/8। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेस देन क्या हो गया? 1। तो पिछला वाला केस किसका था? ऑल का था। ये किसका केस बन गया? रद्द का। RADD। अब इसमें दो तरह के सवालात आएंगे। पहले तो ये सवाल देखें जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया। आपने कहा कि जब एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल शेयर यहाँ पर जो हो रहा है प्राइमरी ईयर्स का लेस देन 1 हो जाए, तो वो किसका मसला बनेगा? कौन सी डॉक्ट्राइन होगी? रद्द की डॉक्ट्राइन होगी। अब इन केस ऑफ दी रद्द, यहाँ पे आपने एक नोट दिया, RADD और RETURN रिटर्न। यहाँ पे कुछ बच गया ना इनहेरिटेंस में? कितना बच गया यहाँ पे? आर कितना बच गया? 3/8. 3/8। तो जब कुछ बच जाए तो बचा हुआ किसको जाए? तो रद्द और रिटर्न विल नॉट बी एप्लीकेबल टू हस्बैंड और वाइफ। तो हमारे केस में कौन मौजूद है? वाइफ। जो बचा हुआ हिस्सा है वो हस्बैंड को और वाइफ को नहीं जाएगा। और इस पर भी सारे ही सहाबा इकराम का इजमा हो गया, और ये भी सदियों से चला आ रहा है। आपने फरमाया कि सबसे पहले प्री डिफाइंड शेयर दे दो। किसको? वाइफ को। या हस्बैंड है तो हस्बैंड को दे दो। फिर दूसरे नंबर पर उसका रेसिड्यू कैलकुलेट करो। 1 - 1/8 कितना बचा? 7/8। तीसरे केस में डिस्ट्रीब्यूट
रेसिड्यू बिटवीन या एमंग दी प्राइमरी ईयर्स। बट यहां पर किसको एक्सक्लूड करना है? हस्बैंड को और वाइफ को। तो वाइफ के अलावा कितने ईयर्स बचे हमारे यहाँ पर? वाइफ का तो फिक्स शेयर चला गया 1/8। बाकी कितने ईयर्स बचते हैं बाकी वाइफ के अलावा? डॉटर। केवल डॉटर। तो इसका मतलब डॉटर का शेयर हो जाएगा 7/8। ये इसका आंसर होगा 87.5% और वाइफ का 12.5%। अगर इसकी जगह पर यहाँ पे हस्बैंड होता तो क्या होता? अगर ऐसा होता इसकी जगह पर यहाँ पे हस्बैंड और डॉटर होता देन क्या होता? हस्बैंड का शेयर कितना चला जाता? 1/4। 4। फोर। और इसको रेसिड्यू मिल जाता 1 - 1/4 यानी 3/4। और अगर मल्टीपल होते तो कैसे करेंगे वो सवाल इंशाल्लाह भी आगे आने वाले हैं। इसके ऊपर पूरी मेरी एक बुक है, इंशाल्लाह वो मैं भी आपको फॉरवर्ड करता हूँ। तो 3 केसेस हैं। एक और केस बीच में आएगा इसी का ही, विद रेस्पेक्ट टू दी रथ का, वो देखेंगे इंशाल्लाह। तो 3 केसेस हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किए। अब मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चंस क्या आता है। अब ये देखना पड़ेगा आपने। यानी जब भी क्वेश्चन आएगा आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ऑल हो गया या रद्द हो गया कुछ हो गया, अब तक के सिंपलीफाई ना करें। 61 क्वेश्चंस देखते हैं। 2 रियल सिस्टर हैं, क्या कैटेगरी होगी? प्राइमरी ईयर्स। 2 मैटरनल सिस्टर, प्राइमरी ईयर्स। मैटरनल ब्रदर, प्राइमरी ईयर्स। 2 रियल सिस्टर का शेयर कितना होगा? 2/3। और मैटरनल ब्रदर मैटरनल सिस्टर का शेयर कितना होगा? हाउ मच? 1/6 में शेयर करेंगे। 1/6 में और 3 में 3। 1/3। 1/3 में। 1/3 तो ईच का कितना हो जाएगा? 1/9 तो यहाँ पर ईच का हो जाएगा 1/3। तो ये है, और 2 कैंडिडेट ये रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है इनको? 1:1 मिलता है, राइट? तो ये कितना हो गया? दैट इज 1/9। तो यहाँ पर दैट इज रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर और मैटरनल ब्रदर। 1/3, 1/3, 1/9, 1/9, 1/9। एलशियम कितना हो गया? 9। ये कितना हो जाएगा? 3 + 3 + 1 + 1 कितना हो गया? 9/9 9। = 1। तो क्या हो गया? डॉक्टर ऑफ यूनिटी। क्लियर है? ये अभी हमने आपको करा ही दिया सवाल, सेम अभी कराया है बैक में, जो केस नंबर दिस वन था 59। अब देखें ये एक और क्वेश्चन है उसी का ही बेस के ऊपर। हस्बैंड हमेशा ही प्राइमरी ईयर है, डॉटर भी प्राइमरी ईयर है, ग्रैंड डॉटर भी प्राइमरी ईयर है, यानी जबिल फ्रोज है। हस्बैंड का शेयर कितना होगा? 1/2। डॉटर का शेयर 1/2। ग्रैंड डॉटर कितना होगा? हाउ मच? 1/6। 1/6। अब तो देखने यहाँ में पे हस्बैंड 4 हम्म, होगा चूंकि डॉटर है। जी भाई, हस्बैंड होगा बिकॉज डॉटर है। डॉटर है 1/4 होगा, 2 नहीं होगा, ठीक। अब क्या करना है? सबसे पहले ये कंडीशन डिटरमिन करना है कि ये कंडीशन ऑल की होगी, रद्द की होगी या यूनिटी की होगी। तो हस्बैंड प्लस डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर होती 1/4, 1/2 एंड 1/6
एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3, 6 और ये 2 हो जाएगा। कितना हो गया, 11/12। लेस देन क्या हो गया, 1 हो गया। कंडीशन क्या हो गई, रद्द की हो गई, रिटर्न की हो गई। हस्बैंड और वाइफ को रद्द की रकम वापस नहीं होती। हमारे केस के अंदर हस्बैंड मौजूद है, तो सबसे पहला काम, बीवी को या शौहर को उसका मुकर्ररा हिस्सा या फिक्स्ड शेयर दे दिया जाएगा। तो हस्बैंड को उसका मुकर्रर हिस्सा दे दिया गया 1/4। दूसरे नंबर पर हमने रेसिड्यू निकाला, बचा हुआ माल कितना बचा, 3/4। तीसरे केस में अब हमारे पास एक नहीं है, दो लोग मौजूद हैं। तो क्या करेंगे, यहां पे हम निकालेंगे रेशियो ऑफ, चूंकि जो बचा हुआ माल है 3/4, वो बेटी और पोती के बीच में उनकी निस्बतों के अकॉर्डिंग, रेशियोज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। रेशियो ऑफ डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर इक्वल टू D+GD, 1/2 + 1/6। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। 3, 2 3 जा और 6 1 जा। तो यहां पर जो रेशियो बना वो क्या बना, GD = 3:1। ये क्या बन गए, इनके रेशियो हो गए कि जो बचा हुआ माल है तो उसमें से 3 हिस्से बेटी के हैं और एक हिस्सा पोती का है। चौथे स्टेप में एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो, GD+daughter = 3+1 = 4। और पांचवा स्टेप में शेयर ऑफ डॉटर = R, यानी बचा हुआ माल, ये आपके पास R है, वही फार्मूला जो पुराना था, मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डॉटर, और नीचे एडिशन ऑफ रेशियो। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1000 में से एक बंदे को भी नहीं आती कि ये करना, क्योंकि हम इधर जाते नहीं, हम सिर्फ वो ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सीख लेंगे। तो रेशियो कितना है, 3 है, तो ये आपके पास रेशियो हो गया। और जो एडिशन ऑफ रेशियो है दैट इज दी 4, ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी। नाउ सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 3/4 मल्टीप्लाई रेशियो ऑफ डॉटर इज कितना है, 3 है। एडिशन ऑफ रेशियो कितना, 4 है, कितना आ गया, 9/16। इसी तरीके से 6 स्टेप, शेयर ऑफ ग्रांड डॉटर R multiplied by ratio of GD, addition of ratio। R तो 3/4 ही रहेगा। रेशियो ऑफ जीडी, ग्रांड डॉटर के निस्बत 1 है। एडिशन ऑफ रेशियो 4 है, दैट इज 3/16। और सातवें स्टेप में शेयर्स ऑफ ऑल हेयर्स सबके रख दीजिए। हस्बैंड का फिक्स है, ये डॉटर और ग्रांड डॉटर। हस्बैंड का तो 1/4 जाएगा, डॉटर का 1/2 नहीं जाएगा। अकॉर्डिंग टू दी हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु 9/16 जाएगा, और ये 3/16 जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16। 4 4 जा,
ये 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 और 3 12, 4 16 बटा 16 हो जाएगा। इन दैट केस में अगर हम देखते हैं तो हस्बैंड का तो 1/4 यानी उसको 25% ही मिल रहा है। डॉटर को 9/16 देखते हैं कितना शेयर है, और ग्रैंड डॉटर का 9/3/16 कितना शेयर है। तो 9/16, 9/16 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो गया? 56.25। 56.25, इसको तकरीबन 6.25% बढ़ गया। और यहाँ पर दूसरा है 3/3/16, 18.75, 18.75 हो गया। तो ये भी रद्द का केस था। आगे चलते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, देख जब करेंगे इंशाल्लाह तो सॉल्व हो जाएगा। समझ आ गया सबको जो बताया गया? ऐसा कोई स्टेप तो नहीं जो समझ नहीं आ रहा हो? सर समझ में आ गया। इसमें एक चीज पूछनी थी। हम्म। जैसे इसमें हमने डी एन जी डी का रेशियो 3:1 निकाला ना। हम्म। अगर शुरुआत में ही वहीं से रेशियो ले ले 6:2, चूंकि वो भी तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। अगर एक स्टेप बचाना चाहे तो क्या आगे न्यूमेरिकल गलत हो सकता है कि सही रहेगा? कहाँ पे? पहले पहले स्टेप में जहाँ पे हमने 1/4, 1/2, 1/6 हाँ, तो फिर किया, तो फिर जो फिर रेशियो आपके पास 6:2 बन रहा है ना, फिर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो वहां पे अपने आप को? जो कह रहे हैं कि हम ये ना निकाल के वहीं से 6:2 के हाँ, अगर रेशियो में अगर। अगर अगर आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली निकल जाएगा। ये तो उन बच्चों के लिए है जिनको हम सिखाना चाहते हैं कैसे आ रहा है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन यही तो मैंने कहा अगर ये स्टेप बच जाए, ऐसा तो ना हो, अगर वो वाला स्टेप ले ले कोई सवाल आगे न्यूमेरिकल गलत हो जाए, इसलिए पूछना था। होमवर्क करना है। यहाँ पर जिस तरीके से अभी कैलकुलेशन किया गया इन दैट केस में वैसा ही परफॉर्म किया जाएगा। ये शायद थोड़ा डिफरेंट है, देखते हैं। मदर प्राइमरी ईयर्स है, टू रियल सिस्टर भी प्राइमरी ईयर्स हैं, और मैटरनल सिस्टर्स भी ये आपके पास प्राइमरी ईयर्स हैं। 1/3 होगा माँ का शेयर या 1/6 होगा? 1/6। 1/6। रीजन? चूंकि मोर शिवलिंग देन टू मौजूद है। सिस्टर्स। शिवलिंग मौजूद हैं, ठीक है, भाई बहन मौजूद हैं, दो या दो से ज्यादा औलाद नहीं है। अगर एक ही भाई या बहन होता तो माँ का हिस्सा 1/3 होता। इनका कितना होगा? हाउ मच? टू रियल सिस्टर का 2/3। 2/3, और टू मैटरनल सिस्टर का 1/3। तो ईच का कितना हो जाएगा? 1/6 ईच हो जाएगा। तो मदर प्लस रियल सिस्टर मैटरनल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर, 1/6, 1/3, 1/3 एंड 1/6 और 1/6, एल्शियम 6 हो गया। और 1+2+2, 1+1 कितना हो गया? 7/6। 7/6। 7 तो ये क्या बन गया? ऑल। इन दैट केस इसको आप हटाएंगे, 7 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। मदर का शेयर 1/7, रियल सिस्टर 1, रियल सिस्टर 2 का 2/7,
मैटरनल सिस्टर 1, मैटरनल सिस्टर 2 का 1/7। होमवर्क है 2। अब मिक्स क्वेश्चन सारे आएंगे। होमवर्क 3। होमवर्क 4। होमवर्क 5। होमवर्क 6। ये क्वेश्चन डिफरेंट है। मदर प्राइमरी ईयर्स, डॉटर प्राइमरी ईयर्स, यहाँ पर 1/6 एंड 2/3। मदर प्लस डॉटर 1/6, 1/3 एंड 1/3। एल्शियम 6, 1, 2 + 2, 5/6। न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर <<1। ये भी रद्द हो गया। अब ये कैसे सॉल्व होगा? इसमें तो हस्बैंड भी नहीं है, देयर इज नो हस्बैंड, और ना ही यहाँ पे वाइफ है। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका भी वही हल दिया कि अगर रद्द का केस एग्जिस्ट करता है और हस्बैंड एंड वाइफ है, तो हस्बैंड एंड वाइफ को आप पहले देंगे और बाकी के लिए कैलकुलेशन करेंगे जो हमने प्रोसीजर प्रोसीड किया था इस तरीके से। लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ ना हो और रद्द का केस एग्जिस्ट कर जाए तो फिर क्या सॉल्यूशन होगा? तो उसका सॉल्यूशन वही है यहाँ पर भी, रिप्लेस LCM वाया न्यूमरेटर। इसको हटा दीजिए, इसको यहाँ पर ले आइए। मदर का शेयर 1/5, डॉटर 1 डॉटर 2 का शेयर 2/5। माँ का शेयर भी इंक्रीज हो गया, इसका भी हो गया। तो रद्द के अंदर परसेंटेज ऑफ क्या होता है? इंक्रीज होता है इन इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर। ऑल के अंदर क्या होता है? डिक्रीज होता है। ऑल के अंदर क्या होता है? कमी आती है। जो प्री जी। डिफाइंड हिस्से होते हैं उनसे कम मिलता है, और रद में ज्यादा मिलता है। 1/5 का मतलब क्या हो गया? माँ को कितना मिल रहा होगा? 20% मिल रहा है। CAL कैलकुलेटर, 1/5 कितना आ रहा होगा? 20% आ रहा है। माँ का हिस्सा 1/6 था, 16.67%। और यहाँ पर इसको कितना मिल रहा है? 2/5 मिल रहा है। हर एक को 40% मिल रहा है। 40% ईच मिल रहा है। 40 40 80 हो गया, 20 ये 100 हो गया। तो डॉक्ट्राइन ऑफ रद्द की भी सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी। इफ हस्बैंड एंड वाइफ इज नॉट प्रेजेंट, देन दिस क्वेश्चन विल बी ट्रीटेड एज, जैसे कि ऑल वाला था, रिप्लेस करेंगे एलसीएम को न्यूमरेटर से। और हस्बैंड वाइफ मौजूद हैं तो हस्बैंड वाइफ के फिक्स या मुकर्रर शेयर देने के बाद बाकी को उनके रेशियोज या निस्बत के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। दैट इज दी क्वेश्चन नंबर 7 है। ये वैसे ही है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। बस इतने होमवर्क आज काफ़ी हैं। 8 होमवर्क हैं, इसको करें।
अगले हफ्ते तक हम पहुंच जाएंगे, तकरीबन 90 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। और उससे अगले वाले में फिर हमारे रियल केस स्टडी शुरू होंगी, जिन पे तंज होते हैं पोता पोती के हिस्सों के ऊपर, या औरतों को शेयर कम मिलता है, या किसी के दादा ने जब प्रॉपर्टी तकसीम की थी तो अपने बेटों को दे दी थी, अपनी बेटियों को नहीं दी थी। और अब उनमें से कुछ फूफियों का इंतकाल हो गया, आपकी आपके कुछ चचाओं का भी इंतकाल हो गया, और आपने अब तकसीम मिराज पढ़ा तो आपको लगा कि दादा ने गलती कर दी, और फूफियों का यानी जो बेटियों का हक था उनकी उनको ना दे के आपकी फूफियों का जो हिस्सा है आपके बाप के पास आ गया। आपके बाप को इल्म था या नहीं था, लेकिन आपको इल्म है, तो आप चाहते हो कि आपके बाप जहन्नुम में जाएं? कोई चाहता है आप में से? जी भाई, कोई नहीं। चाहेगा? नहीं। नहीं चाहेगा। तो उसका सॉल्यूशन है कि जब हमने पढ़ लिया है और हमें पता लग गया है कि हमारे वालिद साहब के पास हमारी फूफी की प्रॉपर्टी मौजूद है, यानी वो एक गसब किया हुआ माल है, और जब पता लग गया है तो उसका बंटवारा कैसे किया जाए, तो अल्लाह ने आपको इस्तात अगर दी है, पैसा आपके पास मौजूद है, अदा कर सकते हैं फूफी का हिस्सा, तो माफ़ी तलाफ़ी भी करें। और कितना हिस्सा आपके वालिद साहब के पास आपकी फूफियों का है, वो जाके उनको वापस भी करें, और इल्तिजा भी करें कि आपको माफ़ कर दें, गलती हो गई है। दादा के लिए भी दुआ करें, वालिद साहब के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। इंशाल्लाह वो माफ़ कर देगा, क्योंकि वो नियतों पे को देखता है आपकी। ठीक है जी। तो वो टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है मुनासखा, मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि दादा ने कर दिया था, बाप ने कर दिया था, हमारे वालिद साहब भी मर गए, तो अब परदादा की गलती थी, बाप की गलती थी, हमें से किससे क्या मतलब है? तो हमें चाहिए कि अगर इस तरीके से हो चुका है तो उसको, हाँ टफ टास्क तो है करना, जाहिर सी बात है, माल से मोहब्बत है इंसानों को, लेकिन ये कर दिया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ये वैसे ही हो गया, इंसान जो है किसी से भी कहो कि भाई सूद खाओगे, अब सूद का पैसा है, तो एक जो अक्लमंद इंसान है उसको पता है कि सूद का मतलब है कि ऐलान जंग है अल्लाह ताला से है। ऐसा ही है ना? जो लोग सूद खाते हैं वो क्या करते हैं? ऐलान जंग ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? करते जितने हैं। भी रूल्स के बियॉन्ड जा रहे हैं कुरान करीम के, वो एक बगावत है। और बागी की क्या सज़ा होनी चाहिए, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो देश का बागी होता है, और ये बागी तो उस हाकिम का मालिक है जिससे बाहर निकल नहीं सकते सल्तनत से आप। तो जो लोग ज़मीन किसी की हड़प रहे हैं या खा रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। बेशक जो लोग यतीमों का माल, चूंकि आपकी फूफी भी तो यतीम हो गई थी ना बाद में, नाक तरीके से खाते हैं, वो क्या करते हैं? अपने पेट में आग भरते हैं, और यकीनन वो सईरा, भड़कती हुई आग, शोलों वाली आग में जा पड़ेंगे, यानी जहन्नुम में। तो जहन्नुम से बचाने का क्या तरीका है? वापस कर दिया जाए, अल्लाह ताला से माफ़ी तलाफ़ी किया जाए। तो आने वाले जो टॉपिक हैं बड़े इम्पोर्टेंट हैं। औरतों को हर वक्त आधा नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, कम नहीं मिलता है, समटाइम्स कम मिलता है, कभी बराबर मिलता है, ज़्यादा मिलता है, इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है। पोता पोतों को बहुत तरीके से मिलता है, इसकी ज़रूरत है। इसी तरीके से और भी रूल्स हैं जो डिस्कशन किए जाएंगे। इसी तरीके से जो बच्चा प्रेगनेंसी में है, किसी की मौत हो गई है, किसी की वाइफ प्रेगनेंसी में है, तो बेटा बेटी आने की उम्मीद है। किसी के यहाँ पर हो सकता है कि बेटा पहले मर गया हो, उसकी बहू प्रेगनेंसी में, दादा हयात है, दादी, तो पोता पोती की उम्मीद है। किसी की माँ प्रेगनेंसी में है तो बहन भाई के आने की उम्मीद है। उनके हिस्से भी शरीयत ने रखे हैं, तो वो कैसे एग्जीक्यूट किए जाएंगे वो भी देखेंगे।
बहरहाल यहाँ तक होमवर्क आज कहीं तक है, होमवर्क करके भेजा करें। क्लास में तादाद लोगों की कम होती चली जा रही है, अवेयरनेस पैदा करें। कल मेरा प्रोग्राम है, कल एक मस्जिद के अंदर, हर मस्जिद में 15-20 दिन के अंदर प्रोग्राम की एक मुहिम चलाई गई है। दुआओं की दरख्वास्त है, लोगों को समझ में आ जाए। 1-1.5 घंटे का ही प्रोग्राम है, जैसे पहली क्लास आपकी होती है अवेयरनेस प्रोग्राम ही है। तो जगह जगह जहाँ पे मसाजिद हैं वहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है। एटलीस्ट एक बार तो जहन साजी हो, जिसको अल्लाह ताला तौफीक देगा वही सीखेगा। क्लास को एंड करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो ले